ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय के एक सैनिक की है जो भटकते हुए एक ऐसे आइलैंड पर आकर ठहर जाता है जहां पर पहले से एक नन मौजूद थी। अब ऐसे में दोनों वहां पर कैसे खुद को जीवित रखते हैं ये हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। क्लार्क नाम का सोल्जर जो कि एक लाइफ बोट के अंदर बैठा हुआ है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, लेकिन उसने फिर भी जैसे तैसे खुद को जिंदा रखा इस उम्मीद में कि उसे आगे जाकर कोई मदद जरूर मिलेगी। वह इस बोट पर पिछले कई दिनों से है, लेकिन आज जाकर उसे खुद के सामने एक जमीन दिखाई देती है जिसे देखकर वह बेहद ही खुश होता है और फौरन बोट को रोककर उसके पास ले जाने लगता है। लेकिन उसे डर था कि कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं है और इसीलिए वह बड़ी ही शांति से वहां पर खुद की बोट को किनारे पर लगाता है और धीमे पैर आगे बढ़ता है जहां पर उसे एक चर्च दिखाई देता है। अब क्लार्क सोच में पड़ जाता है कि ऐसे टापू पर जहां इंसान का नामो निशान नहीं है, ऐसे में यहाँ चर्च कैसे हो सकता। लेकिन वो यह भूल गया था कि जहां तक इंसान भी पहुंच नहीं सकते वहां पर गॉड पहले से मौजूद होते हैं। खैर, अब वह चर्च के करीब जाता है तो देखता है कि अंदर से एक नन बाहर झाड़ू लगाते हुए बाहर आ रही है, जो क्लार्क को अचानक से वहां पर खड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। उसे लगता है कि शायद यह कोई दुश्मन है, लेकिन क्लार्क कहता है कि घबराओ मत, मैं जापानीज नहीं हूँ। वह शांत होती है और उसे अंदर आने को कहती है। वहां पर क्लार्क किसी इंसान की ग्रेव को देखता है पर पूछता नहीं कि वह किसकी है, जिसके बाद नन खुद के बारे में कुछ बातें बताती है कि उसका नाम एंजेलिना है, वह सिस्टर है यानी कि नन है जो कि धर्म प्रचार करती है। उसके लोग यहाँ इस आइलैंड पर आए थे कुछ लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ पर दुश्मन का जमावड़ा है। उनसे ये भूल हो जाती और जापानीज उन्हें बंदी बना लेते हैं। जब फादर जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों के पास आने की जिद करते हैं, लेकिन वो इतने एजेड हो गए थे कि अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं उनके साथ आने के लिए राजी हो गई। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तब तक वो लोग हमारे लोगों को यहाँ से ले जा चुके थे। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि उन्होंने सारी सिस्टर को बेच दिया और कुछ को तो मार दिया। जब फादर को इन सब चीजों के बारे में पता चला तो वह खुद को संभाल नहीं पाए और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। वो उस ग्रेव की ओर इशारा करके बताती है कि मैंने ही उन्हें वहां पर खुद अपने हाथों से दफनाया है, तब से मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ और मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आए। उन्हें लगता है कि मैं भी मारी गई। इसके बाद क्लार्क उसे अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि वह एक अमेरिकन मरीन है, उनके शिप पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया और उसे एक बोट भी मिल गई जिसकी वजह से वह आज यहाँ पर उसके सामने बैठा हुआ है, वो भी जिंदा हालत में। लेकिन बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं, किसी को भी किसी की जान की परवाह नहीं है। मैं तो अचंभित हूँ कि तुम कैसे खुद को इतनी दिन से टापू पर जिंदा रख पाई हो। नन हंसने लगती है पर कुछ जवाब नहीं देती। अब कुछ देर बाद वो दोनों कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। इसमें क्लार्क उसकी मदद करता और एक पहाड़ पर चढ़कर वहां से कुछ नारियल तोड़ता है और फिर वह उसे नन को दे देता है। इसी दौरान उसे वहां पर एक गुफा भी मिलती है, लेकिन उसके अंदर वह किसी और दिन जाएगा। फिलहाल उसे हैवी खाना चाहिए। तभी उसकी नजर समुद्र में तैर रहे एक टर्टल पर पड़ती है, जिसे पकड़ने के लिए वह अपनी बोट पर बैठता है और नन को भी बैठने को कहता है। अब दोनों ही उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। क्लार्क तो पानी में भी एक बार गिर जाता है पर आखिर में वो उसे पकड़ ही लेता है और उसे पकड़कर खाते हैं। भोजन के समय तो क्लार्क उसे बताता है कि उसने 300 मील का सफर इस बोट पर तय किया है, पर बीच में उसे कभी भी डर नहीं लगा क्योंकि उसे यकीन था कि यह जंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी। वो खुद के बारे में भी बताता है कि वह एक अनाथ है और 14 साल वो एक अनाथालय में ही रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि वह अपने देश के लिए कुछ कर सके। वहीं दूसरी ओर नन कहती है कि वह भी उसी तरह एक अनाथ है, लेकिन उसे हमेशा से गॉड के करीब ही रहना था, इसीलिए उसने नन बनना ही बेहतर समझा ताकि वह लोगों को सही राह दिखा सके। मुझे इस काम में बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर क्लार्क उसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह उस बात को इग्नोर कर देती है। तभी उन्हें आसमान में कुछ दिखता है जो कि जापानीज फाइटर प्लेन होते हैं। उन्हें कैसे भी करके उनसे बचना है, वरना अगर ये उन्हें दिख गए तो वो दोनों ही मारी जाएंगे। इसीलिए क्लार्क नन को उस गुफा के बारे में बताता है जो कि उसने आज सुबह देखी थी। अब वहां पर रहने पे वो लोग सेफ रहेंगे। दोनों भागते हुए उस पहाड़ पर जाते हैं और उसी में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद जब क्लार्क बाहर देखता है तो दुश्मनों ने पूरे टापू को जला दिया था। हर जगह बस आग जल रही थी, जिसमें वो चर्च भी तबाह हो जाता है और बची थी तो सिर्फ राख, जो देखकर नन बहुत उदास हो जाती है और क्लार्क से कहती है कि तुम ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे। इतने में वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे जापानीज सैनिक टापू में घुसते जा रहे हैं। शायद उन्हें भनक लग गई है कि कोई यहाँ पर रह रहा है। और जब अगली सुबह क्लार्क सोकर उठता है तो बाहर का नजारा देखता है। सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके यहाँ से बाहर जाने का एक ही जरिया था, वो लाइफ बोट, और वह भी उन्होंने जला दी। अब वह कैसे यहाँ से बाहर जाएगा। वहीं नन को अपने जले हुए चर्च को देखकर रोना आ रहा था, पर तभी उनकी नजर किनारे पर पड़ती है जहाँ पर कुछ सैनिक अंदर आ रहे थे और इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वह दोनों फिर से अंदर छुप जाते हैं। और नन कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि खुद को उनके हवाले कर देती हूँ जिससे कि तुम बच जाओगे, लेकिन क्लार्क मना करता और उसे समझाता है कि वो लोग तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, इसीलिए बेहतर है कि यहाँ छुपे रहो, हमारे लिए यही सही है। वह शाम जब अंधेरा हो जाता है तो क्लार्क चुपके से समुद्र किनारे पर जाता है और वहां से कुछ खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन इतने में वहां पर एक जापानीज बोट गुजरती है जिसकी वजह से उसे वहां पर छुपना पड़ता है। ऐसा ही उसे बहुत देर तक करना पड़ता है क्योंकि वह लोग पेट्रोलिंग पर होते हैं। अगर वह वापस गुफा में गया
तो मारा जाएगा। इसीलिए उसे मजबूरन अपने ऊपर काली मिट्टी लगाकर अपनी जापानीज कैंप में जाना पड़ता है। वहां जाकर वो कुछ खाने के सामानों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन इतने में कुछ सैनिक आ जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्लार्क को पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अगले दिन जब नन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वहां पर क्लार्क मौजूद नहीं है। उसे चिंता होने लगती है। उधर क्लार्क एक एक करके बहुत सारे खाने के सामानों को भर लेता है और फिर जब दुश्मन प्रैक्टिस के लिए बाहर जाते हैं तो वो वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ नन जब गोलियों की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि शायद क्लार्क को उन लोगों ने मार दिया और इसीलिए वह पत्थर पर सर रखकर रोना शुरू कर देती है। पर इतनी देर में वहां पर क्लार्क आ जाता है और उसे बहुत सुनाता है कि उसे गुफा से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। अब वो उसे ले जाकर फौरन अंदर बंद कर देता है और फिर कभी बाहर ना निकलने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद वो नन को अपने बैग दिखाता है जिसमें वो खाने के सामानों को उस कैंप से चुरा कर लाया था। लेकिन नन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो क्लार्क से कहती है कि अगर अब से कभी तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पहले बताकर जाना होगा, वरना ऐसे ही मैं बार बार बाहर जाती रहूंगी। अब यह सुनकर क्लार्क उससे वादा करता है कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब एक दिन क्लार्क नन के लिए एक कॉम और एक रेड रोज लाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। लेकिन फ्लर्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। आखिर वो उस कंघी का क्या करेगी? वो उस रेड रोज को एज ए गिफ्ट के तौर पर अपने पास रख लेती है। क्लार्क पूछता है कि क्या वो ये नन वाला प्रोफेशन छोड़ सकती है? तो कहती है कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। और जब कोई नन बनकर वापस से दोबारा उसी दुनियादारी में चला जाता है तो गॉड उसे कभी माफ नहीं करते और मरने के बाद उसकी बॉडी हमेशा तड़पती रहती है। यहाँ वो यह भी बताती है कि नन बनने के लिए हमें 5 साल दिए जाते हैं ताकि हम इन 5 सालों में सोच सके कि सही फैसला ले सके कि क्या हमें वाकई में नन बनना है या फिर नहीं। और अभी मेरे 5 साल होने में 1 महीने का समय बाकी है। तभी अचानक से इन्हें कुछ आवाजें आती हैं। जब क्लार्क बाहर जाता है तो देखता है कि जापानीज सोल्जर यहाँ से जा रहे हैं, जो कि उनके लिए अच्छा संकेत है। अब दोनों बहुत ही खुश हो और एक दूसरे के साथ यह खुशी भी बांटते हैं। तभी सही मौका देखकर क्लार्क नन के सामने अपनी दिल की बात रखता है और उसे बताता है कि जैसे उसने आज सुबह वो रेड रोज दिया था वैसे ही वो उसे हर रोज देना चाहता है। वो उसकी सेवा करना चाहता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। उसकी लाइफ में यह समय बहुत ही कीमती है क्योंकि इसमें उसने मौत से लड़ा है। अगर तुम मेरी हालत कुछ दिन पहले देखती तो तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बच गया। क्या तुम्हें पता है कि हम जवान लोग के लिए हमारा देश पहले आता है और इसीलिए हम अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए लड़ने के लिए चले जाते हैं। पर कभी कभी हमें बहुत ही अकेला महसूस होता है और तुम अगले महीने में अपनी नन बनने का फैसले को बदल दो और ऐसे में तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वह कहती है कि क्या तुम मेरे हाथ में यह अंगूठी देख रहे हो? यह सिल्वर की है। ये तब पहनते हैं जब हम जीसस की कसम खाते हैं कि अब हम नन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और जब बन जाते हैं यानी कि 5 साल बाद तब हम गोल्ड की पहन लेते हैं। यही हमारा रिवाज है और हमारी जिंदगी ऐसे ही सादगी से चलती रहती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर क्लार्क उदास हो जाता है और जाकर किनारे पर खड़ा हो जाता है। तब उसके पास नन आती है जिसका असली नाम एंजेलिना है, जिसे क्लार्क कहता है कि शायद तुम्हारा फैसला सही हो क्योंकि मैं ज्यादा समय बॉर्डर पर रहूंगा और ऐसे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गया हूँ। अब उस रात वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी क्लार्क के हाथ में एक जापानीज ड्रिंक लग जाती है जिसको पीने के लिए वो उसे खोलता है और नन को भी देता है। पर वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि उसके मुंह से अनाप शनाप शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो नन बनकर क्या करेगी, इससे बेहतर है कि वो उससे शादी कर ले। वो उसके साथ जबरदस्ती भी करना शुरू कर देता है। तो एंजेलिना वहां से उठकर चली जाती है और जंगल में ही वो रात गुजारती है। जब अगले दिन क्लार्क उठता है तो नन उसे कहीं दिखाई नहीं देती और वह भागते हुए जंगल में जाता है जहां पर वह बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए, इसीलिए वह फौरन उसे कैंप में उठाकर लाता है। लेकिन फिर वह जापानीज सैनिक वापस आ गए थे। अब वो उसे लेकर फौरन गुफा में जाता है। लेकिन यहाँ पर नन को गर्म कपड़ों की जरूरत थी और यहाँ पर वह खुद की जान जोखिम में डालकर उन जापानीज कैंप में जाता है और गर्म कपड़ों को चुराने लगता है। लेकिन इतने में यह जवान उसे देख लेता है, जिसके बाद क्या था, मजबूरन क्लार्क को उसे मानना पड़ता और फिर उसकी लाश को छुपा कर ले जाकर किनारे पर दफना देता है जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। उसके बाद वो उस गर्म कपड़ों को लाता है और नन को पहना देता है। जब 2 दिन बाद उसे होश आता है तो वो खुद को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसके कपड़े किसने बदले। और तब वो अपने पास क्लर्क को बैठा हुआ देखती है जो उसे बताता है कि उसकी मरने वाली हालत हो गई थी और इसीलिए उसने उसके कपड़े चेंज किए। इसीलिए वो उससे माफी भी मांगता है क्योंकि उसने वो जानबूझकर नहीं किया था और नन भी उसे माफ कर देती है। और आखिर में वह कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से वहां से नहीं भागी। कल रात में बल्कि तुमने जो बातें मुझसे कह दी उसे मैं सुन नहीं सकती, इसीलिए मैं वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर से गोलियों की आवाज आती है तो क्लार्क बताता है कि मैंने गलत सोचा था, वो लोग फिर से वापस आ गए हैं। इसीलिए हमें कुछ करना होगा कि शायद गॉड को यह मंजूर नहीं है कि मैं नन बनूं, या फिर वो यह चाहते हैं कि हम दोनों ही उनके पास चले जाएं एक साथ, जैसे
जैसे उन्होंने एडम और ईव को भेजा था वैसे ही उन्होंने यह हमें यहाँ पर भेजा है, लेकिन अब हमारा काम खत्म हो गया है। पर क्लार्क उसकी बात को नहीं मानता और बाहर जाकर देखता है कि उस टापू के चारों ओर आग जल रही है। उन्हें उनके साथी की लाश मिल गई है, जिसकी वजह से वह हर जगह उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं और अब वो किसी भी हाल में उसे मार कर रहेंगे। यह बात जब क्लार्क नन को बताता है तो वह परेशान हो जाती है और प्रे करना शुरू कर देती है, पर क्लार्क फैसला करता है कि वह खुद जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देगा, जिससे कि उसकी जान बच जाएगी। लेकिन नन उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी वहां पर बाहर से कुछ आवाजें आती है। उन्होंने उस गुफा को आखिर ढूंढ ही लिया था, इसीलिए वो इन दोनों से कहते हैं कि जो भी लोग अंदर हैं वह बाहर आ जाए, वरना हम लोग गुफा को अंदर से उड़ा देंगे। अब क्लार्क के पास कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वह चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाता है। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। उधर नन भी प्रे करने लगती है। उन दोनों को लगता है कि यही उसका आखिरी समय है, लेकिन तभी दोस्तों बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि बाहर बम फट रहे हैं। वो सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्लार्क समझ जाता है कि अमेरिकन सोल्जर बाहर आ गए और इसीलिए सभी सोल्जर भाग रहे हैं, लेकिन ये बॉम्ब हर जगह गिर रहे हैं, इसीलिए उनका बाहर जाना सेफ नहीं है। बेहतर है कि अभी वह लोग यहीं पर रहे और प्रे करते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह फौरन खड़ा उठता है और कहता है कि अगर अमेरिकन यहाँ पर आए हैं तो वो जापानीज के बिछाए हुए बमों के जाल में फंस जाएंगे और मारे जाएंगे, इसीलिए मुझे कैसे भी करके उन्हें डिफ्यूज करना होगा, तभी वह हम तक पहुंच सकेंगे। वह बाहर जाता है और देखता है कि कोई भी जापानीज सोल्जर वहां बचा नहीं है, हर तरफ बम फट रहे हैं, इसीलिए वह एक एक करके उन्हें डिफ्यूज करना शुरू कर देता है और आखिर में वह जाकर उस मेन मशीन को भी खराब कर देता है, जिससे कि वह काम करना बंद कर देती है। इसमें क्लार्क को चोट भी आती है, लेकिन उसने कई सोल्जर की जान बचा ली थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और यह दोनों बाहर आ जाते जाते जहां पर नन उसका इलाज करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। तब क्लार्क कहता है कि अब शायद हमारा अंत करीब है, हम शायद इसके बाद कभी ना मिले, यह हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। तो नन कहती है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी, क्योंकि तुमने मुझे इतने दिनों में एक जीने की उम्मीद दी है। तुम मेरे हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहोगे, भले ही हम कितनी दूर क्यों ना हो। अब दोनों इमोशनल हो जाते हैं और इतने में वहां पर यूएस मरीन आ जाती है, जिन्हें देखकर वो उन्हें सिगरेट मांगता है। फिर उसे मुंह में दबाकर वहां से स्ट्रेचर पर उसे सभी ले जाने लगते और इसके पीछे पीछे नन भी मौजूद थी। इन दोनों की कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन दोनों के दिलों में दोनों के लिए एक अच्छी याद बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। और यहाँ मूवी एंड होती है।